क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार दरोगा, एईडीओ, एएसओ, बीएसओ, बीपीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बिहार के सभी एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधार के सह संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष आदरणीय प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है, तो किसके बारे में इन शब्दों में वर्णन किया गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में वर्णन किया गया है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1884 ईस्वी में बीए पास करने के बाद 18 वर्ष वह रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की। अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के प्रधानाध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 ईस्वी में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्होंने और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्वी आयोग के साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वर्ष 1899 में वह बम्बई में विधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन के वह सच्चे उदारवादी थे। वह संभव और मृदु न्यायपालिका में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 1906 ईस्वी के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन जो है उस समय क्या हो गया, टल गया था। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई नौरोजी पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और इस सहचर्य एसोसिएशन के सदा बने रहने में भी रुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज्य का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था?
तो स्वराज का झंडा जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन के विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में स्वशासन, स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे तथा इसी अधिवेशन में स्वराज्य का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो प्रस्ताव का उद्देश्य जो था 1905 ईस्वी में स्वराज्य जो है पारित नहीं किया गया था बल्कि 1906 ईस्वी में पारित किया गया था। इस प्रकार जो भी ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल गलत है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। कांग्रेस ने सेल्फ रूल या स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है। फ्रेंड्स, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रहे हैं बिहार में उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हर एक क्वेश्चन को विस्तृत तरीके से दिया गया है, उसका आंसर दिया गया है, क्यों क्या के बारे में दिया गया है, जिससे आप पढ़ने पर आपको क्या होता है उस क्वेश्चन का जितना कंफ्यूजन होता है दूर हो जाता है। इसलिए आप जरूर घटना चक्र को पढ़ें। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। जिस प्रकार आप बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं छोटे को भी कर सकते हैं आप, बेल आइकन प्रेस करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो स्वराज शब्द जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा व्यक्त किया गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी के द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। प्रारंभ में यह क्या हुआ था? तो 1906 ईस्वी में ही दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऐसे स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, परंतु ऑप्शन के अनुसार प्रथम बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ऑप्शन के अनुसार किया गया था। अगर प्रथम बार पूछे और ऑप्शन में दयानंद सरस्वती रहे तो आप दयानंद सरस्वती को आंसर टिक करेंगे। विस्तृत अध्ययन देखते हैं ताकि दोबारा रिवीजन हो जाए। बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों के अनुसार तिलक ने पहली बार स्वराज्य की मांग का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी आम तौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है आम तौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध के रूप में जाने जाते थे। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिशवरी चुनाव क्षेत्र से
ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष रहे तथा दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। C.Y. चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु इस युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है दादा भाई नौरोजी के बारे में कथन पूछा गया है। चलिए देखते हैं। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्यूटीज रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है। बिल्कुल दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्यूटीज रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा गया है। इसमें धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि अंग्रेज किस प्रकार धन को भारत से बाहर विदेश ले जा रहे हैं अपने इंग्लैंड में। दूसरा कथन है, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज में लंदन में कार्य किया है। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी है। ये भी बिल्कुल सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये बिल्कुल गलत है। अनुदारवादी पार्टी नहीं बल्कि उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। इस प्रकार ऑप्शन जो है डी बिल्कुल गलत है। गलत कथन का हमें चयन करना था, तो ऑप्शन डी। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो असत्य कथन के बारे में हमें चयन करना है। दादा भाई नौरोजी के बारे में पहला कथन है, वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। पहला कथन बिल्कुल सही है। वे एलिफिंस्टन कॉलेज में बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दूसरा कथन है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का आरंभ किया था। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन देख लेते हैं। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। नहीं, उन्होंने 4 बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 4 बार नहीं बल्कि 3 बार किया गया है। कौन कौन सा ईस्वी में? तो 1886 में किया गया, 1893 ईस्वी में किया गया और 1906 ईस्वी में किया गया है। इस प्रकार असत्य कथन का हमें चयन करना था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं नेचुरल फिलोसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 तक वे उदारवादी दल ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893, 1906 ईस्वी में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। विशेष अध्ययन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिशबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। उन्हें लंदन प्रवास 1855 से 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्या से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865
तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्था स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 में हुआ था। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी यानी नरम दल और उग्रवादी यानी गरम दल में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन जो 1907 ईस्वी में अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था। कांग्रेस में उग्रपंथी जो है, जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ, सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गया? तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष जो है आरबी घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा था, स्वदेशी था, लेकिन बंगाल के विभाजन को रद्द करना नहीं था, बल्कि स्वशासन था। क्या था? स्वशासन। बंगाल के विभाजन को रद्द करना नहीं था, स्वशासन था। इस प्रकार आंसर इसका ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गलत कथन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया जो है, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर विभाजन हुआ था, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर विभाजन हुआ था, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर के कारण भी विभाजन हुआ था। इस प्रकार सभी कथन जो है सही है। इन सभी कारणों से कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुआ था। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी राजनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों में से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार नरमपंथियों को भय के कारण ही उससे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उसके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का हमें चयन करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए गए। पहला कथन है, 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। ये बिल्कुल सही है। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजित हो गया था। ये भी बिल्कुल सही है, 2 गुटों में बढ़ गया था 1907 ईस्वी के अधिवेशन में। तीसरा कथन है, 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा के द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। 1916 ईस्वी में एक हुए थे, परंतु इसके अध्यक्ष जो है एसपी सिन्हा नहीं थे। इस प्रकार कथन 3 जो है बिल्कुल गलत है। कथन 1 और 2 सही है। सही विकल्प का हमें चयन करना था। आंसर इसका बिल्कुल सही होगा सी। इसी तरह हम देख लेते हैं 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। वर्ष 1907 के कांग्रेस के सुदर अधिवेशन में कांग्रेस चरमपंथी एवं नरमपंथी गुट में विभाजित हुए। वर्ष 1916 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी एवं चरमपंथी एक हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो सूरत की फूट 1907 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत फुट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, चैनल को आप जरूर फॉलो करें। जितने भी घटना चक्र के हैं सभी सब्जेक्ट को पूरा किया जाएगा। आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार एसएससी सीजीएल हो, चाहे बिहार दरोगा हो, एडीओ हो, बीएसओ हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी सीजीएल का स्पेशल क्लास चल रहा है ग्रुप के रूप में। आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तैयारी 4 के लिए भी स्पेशल चलाया जा रहा है फ्रेंड्स, जिसमें बहुत सारे सेट दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। आप उस चैनल में अगर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए। अगर ग्रुप में आपको जुड़ना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। तो सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था यह तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सूरत विभाजन का नेतृत्व किया गया था गरम दल के तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का जो मुख्य कारण था, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में नरमपंथियों में विश्वास का अभाव, जिसके कारण जो है 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण बना। क्या करते थे नरमपंथी जो थे वो पत्र के माध्यम से या फिर वार्ता के माध्यम से, सम्मेलन या विरोध के माध्यम से ही क्या करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। चलिए विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। नरमपंथियों के द्वारा जब बात किया जाता था अंग्रेजी सरकार से, तो चरमपंथियों को उन पर विश्वास नहीं था कि वे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पसंद थे। अंततः रास बिहारी घोष जो है अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में। इसी समय जो है नरमपंथी और गरमपंथी में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन को विस्तृत तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताते हुए समाप्त किया जाएगा। आप भी अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार दरोगा के लिए, एडीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो होता है बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को लाइक जरूर कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके।